अमीर लोग अब आम लोगों का खुलकर शोषण नहीं कर पा रहे थे। अमीरों के शोषण से छुटकारा पाकर आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया और यहाँ तक कि रोजगार दर भी फर्स्ट ईयर शहरों जितनी हो गई। हालांकि यह मेरी उम्मीदों को मुश्किल से पूरा कर पाया, लेकिन असल में शहर की चमक दमक सिर्फ एक दिखावा थी। अगर नए कानून लागू नहीं किए गए तो मेरे पैरों तले कुचले गए अमीर लोग जरूर किसी न किसी तरह फिर से उठने की कोशिश करेंगे। इसलिए आने वाले वक्त में मैं हर रोज नए कानूनों पर रिसर्च करने में डूब गया। जब युगी ने मेरे लिखे नए कानून देखे तो वह भी हैरान रह गया। उसने सच में नहीं सोचा था कि सिर्फ 15 साल का बच्चा इतने सारे सख्त कानून सोच सकता है। इस तरह जब तक मैं यहाँ गवर्नर रहूंगा, कानून तोड़ने की संभावना शायद 99% तक कम हो जाएगी और ये शहर सबसे अमीर शहरों में से एक बन जाएगा। दृश्य बदलता है। मैं कैदियों वाली अंडरग्राउंड जेल में पहुंचा। उस वक्त मेरे सामने था बीनो बैरन का सहायक वेंडी, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि उस रात उसके अलावा बाकी सबको क्यों मार दिया गया। मैंने तुरंत समझाया, कारण बहुत आसान है, क्योंकि मैं तुम्हारे मुंह से कुछ क्लूज चाहता हूँ। लेकिन कठोर ट्रेनिंग से गुजरे वेंडी ने अपनी जान देने से मना कर दिया। ऐसी बातें उसने पहले भी बहुत देखी थी, इसलिए मैंने एक शर्त रखी। अगर वह मेरे सवालों का जवाब दे सकता तो उसके सारे अपराध माफ कर दिए जाएंगे और उसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर जवाब नहीं दे सका तो आज का दिन उसे जिंदगी भर पछताने पर मजबूर कर देगा। वेंडी को पकड़ने से पहले ही मैंने उसकी बैकग्राउंड चेक कर ली थी। उसमें आम लोगों के पास न होने वाला बिजनेस माइंड था। अगर उसे सही और कानूनी सौदों में इस्तेमाल किया जाए तो वह आने वाले वक्त का एक बेजोड़ फाइनेंशियल एक्सपर्ट बन सकता था। यहाँ तक कि वह पूरी दुनिया की इकोनॉमी की दिशा को भी प्रभावित कर सकता था। वेंडी ने अपने होंठ काटे और गहरी सोच में पड़ गया। इस हालत में हर तरफ मौत ही थी, लेकिन जब हर तरफ मौत ही है तो इस बार उसने गवर्नर के वादे पर भरोसा करना चुना, गैर कानूनी कामों से दूर रहने के बजाय। और मेरा पहला सवाल था, क्या मेरा सख्त शासन सही था? वेंडी ने मेरे फैसले को सही बताया। तभी मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। मैंने उसकी ठुड्डी पकड़कर कहा, तो जरा ये बताओ कि तुम्हारी सही होने की वजह क्या है? फिर मैंने बीनो बैरन के सहायक वेंडी से पूछा, क्योंकि सिर्फ मैं ही उसकी असली पहचान जानता था। सबसे अमीर व्यापारी खानदान में जन्मा और वह मेरे आने वाले बदले की योजना में अहम रोल निभाने वाला था। भले ही उसने मेरे शासन के तरीके को सही माना, लेकिन उसने उसकी कमियां भी बताई। उसका कहना था कि मैंने सबसे सख्त तरीके से सबसे ताकतवर अपराधियों को पकड़कर अपना डर जरूर कायम कर लिया है, लेकिन लंबे समय में देखा जाए तो मैं लोगों की नफरत और गुस्से का निशाना बन जाऊंगा। जब मैं इस इलाके में बास्करविले से भी ज्यादा ताकत हासिल कर लूंगा तो लोग अब की तरह मेरा स्वागत नहीं करेंगे। आखिरी नतीजा होगा कि वे मुझसे नफरत करने लगेंगे और बास्करविले भी मुझे गद्दार समझकर निशाना बनाएगा। ये सब मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता था। मैंने उससे पूछा कि क्या कोई हल है? आखिरकार मुझे आगे क्या करना चाहिए? वेंडी ने गंभीरता से कहा, अपनी सारी ताकत और यहाँ बनाई गई रेपुटेशन बिना किसी शर्त के बास्करविले के मुखिया को दे दो और लोगों की नजरों से बचने के लिए तुम्हें अपनी पहचान और ताकत छुपानी होगी। साम्राज्य के याजना सेंट्रल एकेडमी जाओ, क्योंकि वहाँ के लोग तुम्हारी ही उम्र के होंगे तो तुम्हारी पहचान आसानी से भूल जाएगी। उसके बाद बस सही वक्त का इंतजार करना होगा। बास्करविले का मुखिया तुम्हारा स्केपगोट बन जाएगा। ये सुनकर मेरा चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। मैंने जोर से चिल्लाकर उसे चुप रहने को कहा, लेकिन मैं उसके विचार से नफरत नहीं कर रहा था, बल्कि पूरी तरह सहमत था। ये तो बिल्कुल मेरी योजना जैसा ही था। एक ऐसे शिकारी कुत्ते के रूप में जिसे खानदान से बदला लेना है, यही नफरत खत्म करने का एकमात्र तरीका होगा। मैंने वेंडी से कहा कि मैं ये बात याद रखूंगा। फिर मैंने अपनी जेब से चाबी निकाली। मैंने अपना वादा निभाया और उसे बिना किसी आरोप के छोड़ दिया। उस वक्त वेंडी बहुत हैरान था। उसने सच में नहीं सोचा था कि मैं किसी अपराधी से पूछताछ नहीं कर रहा, बल्कि मदद मांग रहा हूँ। लेकिन जब वेंडी जाने ही वाला था तो उसने मुझे चेतावनी दी कि आज उसे यहाँ से जाने देना मेरे लिए पछतावे की बात न बने। इतना कहते ही उसकी आंखों में एक खालीपन आ गया और उसने अपनी मुट्ठी जोर से भींच ली, क्योंकि मैंने उसे लोकल खानदानों की कहानी बताई थी। दरअसल उनकी संख्या 8 होनी चाहिए थी। 8वें नंबर पर था डेरो खानदान, जो सबसे अमीर व्यापारी फैमिली थी। उनके खत्म होने से पहले डेरो परिवार के सबसे छोटे बेटे ने अपनी बर्थडे पार्टी में उस नई तलवारबाजी का प्रदर्शन किया जो उसने 2.5 दिन में सीखी थी। लेकिन बड़ों को यह देखकर घबराहट हुई, क्योंकि वह तलवारबाजी बास्करविले खानदान की थी। जल्दी ही यह बात बाहर फैल गई और युगो के कानों तक पहुंच गई। अपने सीक्रेट तरीके लीक होने पर उन्होंने तुरंत अपने शिकारी कुत्ते छोड़ दिए और सफाया शुरू कर दिया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि डेरो खानदान के पीछे असल में बाकी 7 खानदानों की अगली पीढ़ी थी। उन्होंने बास्करविले की तलवारबाजी की गुप्त तकनीकें चुराई और जानबूझकर डेरो के उस छोटे बच्चे को सिखा दी। यहाँ तक सुनते ही वेंडी ने दर्द दबाते हुए कहा कि इस घटना से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे उसका सच सामने लाना पड़ा, क्योंकि वही था वह इंसान जिसे उस वक्त 7 खानदानों की संतानों ने उठा लिया था। डेरो उपनाम वाला इकलौता बचा हुआ व्यक्ति, उसे 2.5 साल तक बेइज्जत किया गया था। उस वक्त वेंडी का गुस्सा भड़क उठा। वह अपने बचपन की दर्दनाक यादों को फिर से नहीं जीना चाहता था और वह तुरंत वहाँ से निकल जाना चाहता
चाहता था। ये देखकर मैंने उससे पूछा कि क्या उसे इस कहानी का एंड पता है। ये मैं नहीं था जिसने 7 संतानों पर झूठे आरोप लगाए। डेरो खानदान के सफाई में उन्हीं का हाथ था और उन्होंने खुद अपने गुनाह कबूल किए थे। मरने से पहले जो लोग जिंदा रहना चाहते थे उन्होंने सारे सीक्रेट उगल दिए, जिसमें डेरो खानदान को फंसाने का जुर्म भी शामिल था। ये सुनकर वेंडी तेजी से मुड़ा और चिल्लाया, ये नामुमकिन है। हालांकि मेरा खानदान सबसे कमजोर था, लेकिन दूसरे खानदानों ने हमेशा हमें प्यार दिया। अगर तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो तो मैं तुम्हें मरते दम तक तोड़ दूंगा। तब मैंने एक लाइट वाली छड़ी जलाई और उसे अपनी आंखों से सब कुछ देखने को कहा। अगले ही पल वेंडी ने अपना मुंह ढक लिया और बिना आवाज के रोने लगा। वह 10 साल से दबा हुआ गुस्सा अपने अंदर रखे था और अब उसे पता चल गया था कि डेरो खानदान को खत्म करने वाले असली लोग उसके सबसे करीबी लोग थे। फिर मैंने उसे समझाया कि अब और दुखी होने का कोई फायदा नहीं। मरे हुए लोग वापस नहीं आएंगे। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, बास्करविले से बदला लेना। अगर तुमने बिना जांच किए बेगुनाह लोगों को मारा तो मैं बास्करविले को जितना चाहो गाली दो। यही तुम्हारे जिंदा रहने की वजह है। लेकिन वेंडी को यह बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, तुम खुद बास्करविले के हो, फिर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो और मुझे जाने क्यों दे रहे हो? मेरी आंखों में किलर वाली नजर आ गई और मैंने धीमी आवाज में कहा, मुझे लगता है तुम मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हो। यह एक बेवकूफ सवाल है। यह सुनते ही वेंडी को मेरा मतलब समझ आ गया। उसने कहा कि आज के एहसान का वह जरूर बदला चुकाएगा और अगर मुझे पैसों की जरूरत पड़े तो बस उससे संपर्क करूं। आखिरकार मेरा मकसद पूरा हो गया। बास्करविले विरोधी ग्रुप का एक और मेंबर मिल गया। अगले दिन युगी सुबह सुबह ही मेरे पास आ गया, लेकिन दरवाजा खोलते ही वह सामने का सीन देखकर सन्न रह गया। उस वक्त मेरे कमरे की हालत खून से भरी हुई थी और एक सिपाही के 2 टुकड़े जमीन पर पड़े थे। नींद में डूबे मुझे जगाया गया तो उसने तुरंत पूछा कि आखिर हुआ क्या था। मैंने कहा, आजकल बहुत मक्खियां आ रही हैं, 1-2 को मार देना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी बात खत्म होते ही 2 तेज तलवारें मेरी छाती की तरफ बढ़ी। युगी तुरंत समझ गया कि मामला क्या है। मैंने उसे बताया कि यह तो सबसे हल्का अटैक था। मैं जब पानी पीता हूं तो उसमें जहर मिला होता है। नहाते वक्त सल्फ्यूरिक एसिड फेंका जाता है। चलते वक्त बग्घी मेरे ऊपर चढ़ा दी जाती है। ऐसी घटनाएं 30 बार से ज्यादा हो चुकी हैं। अगर मुझे रिवर ऑफ द डेड का आशीर्वाद नहीं मिला होता तो मैं कब का मर चुका होता। लेकिन असल में मेरी रक्षा सिर्फ स्टील जैसी बॉडी से नहीं हो रही थी, बल्कि उसमें नर्क के गैंडे का A ग्रेड स्किल टेनेशियस लाइफ भी शामिल था। तभी एक बग्घी बास्करविले के झंडे के साथ वहां पहुंची। युगी ने उतरते हुए आदमी को देखा तो उसका चेहरा डर से भर गया। वह आदमी था यूगो का पर्सनल मैनेजर जॉन। वह बास्करविले का सबसे शानदार हेड मैनेजर था और 4 पीढ़ियों से यह पद संभाल रहा था। वह अपने अधीन काम करने वालों से बहुत सख्ती चाहता था। अगर कोई छोटी सी गलती करता तो उसकी जान चली जाती। लेकिन जॉन का अचानक आना मेरे लिए भी अजीब था। मैंने उससे पूछा कि वह यहाँ क्यों आया है। पता चला कि मेरे हाल के कामों का बहुत असर पड़ा है और पिता ने उसे मुझे इनाम लेने के लिए वापस लाने भेजा है। यह सुनकर मेरा दिमाग एक पल के लिए रुक गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरी ताकत बढ़ने पर युगो को मेरे खिलाफ कदम उठाने चाहिए थे, न कि खुश होना चाहिए। जब मैं पिता के कमरे में पहुंचा तो उनके हाथ में एक अखबार था जिसमें मेरे बारे में अलग अलग राय छपी थी और वे इसलिए खुश थे क्योंकि बास्करविले पर इतिहास से एक टैग लगा हुआ था, दिमाग नहीं, सिर्फ तलवार चलाने वाले लोग। अब मेरे शासन की अच्छी समीक्षाओं से यह टैग हटने वाला था। मेरे अच्छे काम के इनाम में पिता ने मेरा नाम इस साल की ऑस्कर अकादमी की लिस्ट में डाल दिया। यह साम्राज्य की सबसे बड़ी शिक्षा संस्था है जहाँ पूरे साम्राज्य के टैलेंटेड लोग आते हैं। हालांकि अकादमी का सख्त नियम है कि छात्रों को हॉस्टल में ही रहना होगा और आसानी से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन यही तो मैं चाहता था। अगर मैं ऑस्कर अकादमी में जा पाता तो पिता की निगरानी से दूर रहकर अपनी ताकत और तेजी से बढ़ा सकता था। फिर पिता ने पूछा कि क्या मेरे कुछ भाई बहनों के साथ मेरे अच्छे रिश्ते हैं। उन्होंने कुछ लोगों को मेरे साथ भेजने का फैसला किया। मैंने बिना सोचे टूथी ट्रायो को चुन लिया। भले ही मेरे दिल में अब भी उनके लिए नफरत थी, लेकिन उन्हें जिंदा ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करना भी बुरा आइडिया नहीं था। फिर पिता ने पूछा कि क्या मुझे 8 साल की उम्र वाली गुप्त योजना याद है। बिल्कुल याद है। लाल रूबी की खान वाले को छिला के मोग खानदान को किराए पर देना और फिर उनके जरिए बर्बर लोगों का सफाया करके बास्करविले की सीमा बढ़ाना। पिता मुस्कुराए। पता चला कि यह योजना पूरी तरह कामयाब रही, लेकिन एक चीज अलग थी। मोग खानदान के मुखिया एडोल्फ ने एक जॉइंट ऑपरेशन का सुझाव दिया था। उनका रवैया काफी विनम्र था, इसलिए पिता ने फैसला किया कि ऑस्कर अकादमी जाने से पहले मुझे मोग खानदान को दिए गए इलाकों का निरीक्षण करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि वे नए बनाए गए कानूनों का पालन कर रहे हैं या नहीं। मैंने शांति से यह जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। लग रहा था कि इस बार मुझे उस संयुक्त अभियान में हिस्सा लेना ही पड़ेगा। फिर मैं शहर के गेट पर पहुंचा। युगी को अलविदा कहने के बाद मैं घोड़े पर सवार होकर किराए पर दिए गए इलाकों की तरफ निकल पड़ा। लेकिन मैं जानता था कि इस निरीक्षण से लौटने के बाद शायद युगी और मेरी राहें अलग हो जाएंगी। उस वक्त मुझे शहर के कमजोर मैनेजमेंट की सारी जिम्मेदारी उसी को सौंपनी होगी। मेरी नजरें गंभीर हो गईं। मैंने कहा, तुम लोग बाहर आ सकते हो। फिर अचानक करीब 10 लोगों में लिपटे हत्यारे दिखाई दिए। ये वो ही पिटबुल नाइट्स थे जिन्होंने गुलामों की नीलामी रोकने में मेरी मदद की थी। उनके लीडर स्टाफ ने सबको इकट्ठा होने का आदेश दिया और हमारी सुरक्षा के लिए आगे बढ़ गए। लेकिन उसके अगले ही शब्दों ने मुझे चुप करा दिया, क्योंकि मेरे अंकल बोस्टन अब भी मुझे उनकी नाइट्स टीम में शामिल करने का प्लान छोड़ना नहीं चाहते थे। कुछ देर बाद हम मोग परिवार की उस जमीन पर सुरक्षित पहुंच गए जो उन्हें किराए पर दी गई थी। अभी तक सब कुछ ठीक लग रहा था, कोई गैर कानूनी बात नहीं दिखी। मैंने स्टाफ को बताया, जंगली कबीलों से लड़ाई को
मोग परिवार बहुत सीरियसली ले रहा है। उन्होंने इसके लिए बड़ी सेना भेजी है, लेकिन हमारा यहाँ आना सिर्फ जांच के लिए नहीं है। असली मकसद है मोग परिवार के साथ मिलकर एक जॉइंट आर्मी बनाना। हमारे सामने जो किला दिख रहा था वहीं मोग सेना इकट्ठा हो रही थी। वहाँ आसपास बिखरी हुई कंकालों की हड्डियां देखकर मुझे अपने पिछले जन्म के काम की याद आ गई। उस समय के जादूगरों की आदत होती थी कि वो किले के बाहर ही कुछ दुश्मनों को मारकर बाकी लोगों को वार्निंग दे देते थे। तभी हमारे ठीक ऊपर 3 लोग दिखाई दिए। हमें देखते ही उन्होंने घमंड से बात करना शुरू किया। ये मोग परिवार की 3 जुड़वा बहनें थीं, जिन्हें बहादुर फूल कहा जाता था। मैंने तुरंत अपना परिचय दिया, लेकिन उन्होंने मेरी इज्जत नहीं की। उल्टा उन्होंने मुझे बाहर इंतजार करने को कहा। उन्होंने कहा कि वो किले का गेट खोलने की मेरी बात अपने सीनियर्स तक पहुंचाएंगी, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इसमें कितना टाइम लगेगा। ये सुनकर मेरा गुस्सा बढ़ने लगा। मैंने सीधे उन तीनों की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुमने मेरे लिए गेट नहीं खोला तो किराए का टाइम आज से ही खत्म माना जाएगा। मेरी बात सुनकर तीनों बहनों के पसीने छूट गए, लेकिन फिर भी उन्होंने गुस्सा दबा लिया। फिर उनमें से एक ने अपने हाथ में मैजिक पावर जमा करनी शुरू कर दी। लगता था कि उन पर अपने लीडर बास्करविल का डर हावी है। जब देखा कि वो सच में लड़ने को तैयार हैं, तो मैंने भी पीछे हटने से मना कर दिया। लेकिन स्टाफ ने मेरे आगे बढ़कर तलवार निकाल ली, तो मैंने उसे रोक दिया। मैंने कहा, ये मेरी लड़ाई है, मैं अकेला ही इन तीनों से लड़ूंगा। लेकिन मेरी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि मेरे पीछे से एक साथ 3 आवाजें गूंज उठी। मैंने मुड़कर देखा और हाँ, ये वही थे, मेरे पसंदीदा पंचिंग बैग यानी सैंड बैग तीनों भाई। बड़े भाई ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, ये हमारे सबसे ताकतवर सपोर्ट है, तुम्हें मारना हमारे लिए बहुत आसान है, हम 3 तुम्हारे सामने हैं। तीनों बहनों ने ये सुनकर गुस्से से आग बबूला होकर कहा, हम इन नालायकों को सबक सिखाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी ये फिल्मी लाइंस मुझे कितना शर्मिंदा कर रही थी। लेकिन जैसे ही मैं लड़ने के लिए घोड़े से उतरा, बास्करविल के तीनों भाई आ गए और सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, इन बहादुर फूलों से निपटना हम पर छोड़ दो। ये तीनों मेरे पास इसलिए आए थे क्योंकि मैंने अपने पिता से कहकर उन्हें ऑस्कर एकेडमी में रेस्क्यू मिशन पर भेजा था। खैर, उन्हें मेरे असली इरादों का पता नहीं था। मुझे अपने पिछले जन्म से याद था कि ये तीनों भले ही ज्यादा समझदार ना हो, लेकिन जो काम दिया जाए उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। लगता है आगे चलकर मैं उन्हें अपना सैंडबैग बनाने का बहाना ढूंढ लूंगा। तभी छत पर खड़ी तीनों बहनों ने एक साथ चिल्लाकर कहा, ओए तीनों बेवकूफ हो, हिम्मत है तो अपने आर्मर उतार कर लड़ो। लेकिन तीनों भाइयों को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने बस एक इंटरनेशनल हैंड जेस्चर, बीच की उंगली दिखा दिया। इससे तीनों बहनों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत अपने हाथों में मैजिक पावर जमा करनी शुरू कर दी। उन्हें इस तरह देखकर मुझे अपने पिछले जन्म की याद आ गई। बड़ी बहन प्लांट मैजिक इस्तेमाल करती थी, दूसरी अर्थ मैजिक और तीसरी वाटर मैजिक। मोग परिवार में ये कोई बहुत हाई लेवल मैजिक तो नहीं थे, लेकिन अगर तीनों बहनें मिलकर काम करें तो उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती थी। जैसे ही उन्होंने मैजिक का मंत्र पढ़ना शुरू किया, जमीन से एक छोटा सा पौधा निकला और झट से एक विशाल पेड़ बन गया। बड़े भाई ने इसे देखकर घबराया नहीं, उसकी आंखों में हिंसा झलक रही थी। उसने एक तेज वार से पेड़ की एक बड़ी शाखा काट दी। उसकी इस स्पीड को देखकर स्टाफ भी हैरान रह गया, लेकिन मेरा चेहरा गंभीर था क्योंकि बहादुर फूलों ने अभी अपनी पूरी ताकत दिखाई ही नहीं थी। और ठीक अगले ही पल बड़े भाई पर पेड़ की एक दूसरी शाखा ने पीछे से हमला कर दिया। भले ही उसने जल्दी से अपना बचाव कर लिया, लेकिन जोरदार धक्के ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तीनों भाइयों की ये हालत देखकर तीनों बहनों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, तुम सिर्फ तलवार चलाने वाले बेकार लोग हो। ये सुनकर तीनों भाइयों का खून खौल उठा, क्योंकि ये बात सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरे बास्करविल परिवार की बेइज्जती थी। फिर तीनों भाई हवा में उछलकर अलग अलग दिशाओं से हमला करने लगे, लेकिन तीनों बहनें भी कमजोर नहीं थीं। तीनों भाइयों के हर वार का उन्होंने जवाब दिया। जब देखा कि दोनों तरफ के 3-3 जुड़वाओं की लड़ाई का कोई अंत नहीं दिख रहा है, तो मैंने सोचा कि इतना इंतजार करना टाइम वेस्ट है। आखिरकार इन दिनों मेरे पास काम बहुत है, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं खुद ही इन बदतमीज किराएदारों को सबक सिखाऊंगा। तभी अचानक एक विशाल आग का गोला आसमान में दिखाई दिया। एक जोरदार धमाके के साथ मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने सोचा कि इतनी बड़ी आग में ये सभी जलकर राख हो जाएंगे, लेकिन मैं ये देखकर हैरान रह गया कि तीनों भाइयों के बाल जलने के अलावा उन्हें कुछ नहीं हुआ। साथ ही उनके मन में भी सवाल उठा कि तीनों बहनों को आग का मैजिक आता कहां से है। लेकिन जब धुआं छंटा तो पता चला कि वो आग का गोला उन बहनों ने नहीं बल्कि छत पर खड़े एक आदमी ने छोड़ा था। वो था मोग परिवार का भविष्य का सबसे ताकतवर योद्धा केम। उसने नीचे देखकर घमंड से कहा, मेरे इलाके में हंगामा करने की हिम्मत, चाहे वो मोग परिवार का हो या बाहर का, किसी को माफ नहीं किया जाएगा। फिर वो छत से नीचे कूदा। तीनों बहनों ने उसे समझाने की कोशिश की कि उनका मकसद हंगामा करना नहीं था, लेकिन केम ने उन्हें डांट कर चुप करा दिया। फिर उसने पेड़ की शाखा पर फंसे दुश्मनों की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर तुम भी ऐसा ही हाल नहीं चाहती हो तो मुंह बंद रखो। लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा, उसके चेहरे का गुस्सा गायब हो गया। उसने मुझे अभिवादन करते हुए कहा, बहुत दिन बाद दिखे, लगता है हमारी आखिरी मुलाकात को 7 साल हो गए हैं। मैंने देखा जैसा मैंने पिछले जन्म में याद किया था, बड़ा होकर केम बहुत खूबसूरत लग रहा था, यहाँ तक कि उसकी छाती भी काफी भरी हुई थी। मेरे पीछे खड़े पिटबुल नाइट्स ने भी उसे देखा
और खैर अब बात आगे की। मैंने अभी अभी जो कुछ हुआ था वो सब केम को बताया। सुनते ही वो मुझ पर चिल्लाने लगी, क्या इतने साल बाद मिले और तुम्हें बस यही सब बातें करनी है? स्टाफ को तुरंत एहसास हुआ कि अब मुसीबत आने वाली है। लगता था पिछली लड़ाई खत्म होते ही अब दोनों फैमिली के जीनियस की लड़ाई शुरू होगी, पर मैं समझ नहीं पा रहा था कि केम इतना गुस्से में क्यों है। आखिरकार उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं तुम्हारी फ्यूचर वाइफ हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? ये सुनकर दोनों तरफ के तीन जुड़वा एकदम शॉक में आ गए। मुझे भी कुछ सूझ नहीं रहा था। अरे हाँ, मेरी एक मंगेतर थी, मैं तो भूल ही गया था। चूंकि मेरे साथ कई युवा सैनिक थे, केम ने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा कि मैं जंगली कबीलों की ताकत नहीं समझता, सिर्फ कुछ छोटे मोटे सैनिक लेकर फ्रंट लाइन की मदद के लिए आ गया। मैंने उसे बताया कि बास्करविल फैमिली हमेशा से इन जंगली कबीलों से लड़ती आई है। हमारे सबसे ताकतवर शिकारी कुत्ते पहले ही फ्रंट लाइन पर छुपकर तैनात हैं। बस मेरे पिता ने मुझे एक दूसरा काम दिया है, ये चेक करना कि मोग फैमिली को किराए पर दी गई जमीन पर नए बनाए गए लॉज फॉलो हो रहे हैं या नहीं। ये चेक करने के लिए कि क्या मैं सच बोल रहा हूँ, केम ने मुझसे फिर एक सवाल पूछा, जंगली कबीलों में सबसे खतरनाक कबीला कौन सा है? मैं थोड़ा परेशान हुआ पर फिर भी गंभीरता से जवाब दिया, दो कबीले सबसे खतरनाक हैं। एक वो जो योद्धाओं के लिए मशहूर है, बरक कबीला, और दूसरी वो जो जादू टोने को हमले के लिए इस्तेमाल करती है, लोक कबीला। पर सबसे ज्यादा सिर दर्द बरक कबीले की आर्चरी देती है। हमारे साम्राज्य की आर्चरी उनके सामने कुछ भी नहीं है। किसी को नहीं पता कि ये ताकत आती कहाँ से है। मेरा जवाब सुनकर केम काफी खुश हुई। उसने मुझे 10 में से 8 अंक दिए। मैं हैरान रह गया। केम ने समझाया कि एक आदमी को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होना चाहिए। उसकी राय में एक आदमी को बस थोड़ा सा प्यारा और भोला होना चाहिए। फिर उसने मेरे और पहलुओं पर अंक देना शुरू किए। पर्सनैलिटी को 6, ड्रेसिंग सेंस को 4, मैनर्स को 1, पर चेहरा अभी भी 99 अंक के ही थे जैसे पहले थे। मैंने इस पूरी प्रक्रिया को रोकने की कोशिश की, पर केम नहीं मानी। उसने कहा कि उसे अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए सख्त होना ही पड़ेगा। मैंने उसे बताया कि ये अरेंज्ड मैरिज बस बचपन में एडोल्फ के साथ की गई एक मजाक थी, उसे सीरियस नहीं लेना चाहिए। उस समय मैं बस अपनी स्किल्स टेस्ट करना चाहता था। एडोल्फ के सिर के ऊपर रखे बर्तन को मेरी तलवार से टूटकर फोड़ देना बस किस्मत थी, असली जीत नहीं। ये सुनकर केम का गुस्सा और बढ़ गया। वो खुद से बड़बड़ाने लगी कि उसके चाचा ने इतनी बेवकूफी भरी परीक्षा करके उसके लिए पति कैसे चुन लिया, पर चूंकि फैसला हो चुका है इसलिए उसे अपने फ्यूचर हस्बैंड के साथ धैर्य दिखाना होगा। पर मेरी अगली बात ने केम का गुस्सा चरम पर पहुंचा दिया। मैंने कहा, इस अरेंज्ड मैरिज की बात को बस एक बचपन की याद की तरह भूल जाओ। सुनते ही केम ने मेरे चेहरे पर एक कपड़ा फेंक दिया और कहा, ये अरेंज्ड मैरिज दोनों फैमिली के अलायंस की शर्त है। अब ये तय हो चुका है, इसे बदला नहीं जा सकता। उसने ये भी कहा कि वो एक जीनियस है और इम्पोर्टेंट चीजों को हमेशा याद रखती है। खैर, एक बात सही है, मैंने केम को जो कपड़ा सालों पहले उधार दिया था शर्माने पर ढकने के लिए, वो आज भी उसने संभाल कर रखा है। लगता है इस शादी को नहीं टाला जा सकता। फिर केम ने हाल की घटनाएं बतानी शुरू की। जंगली कबीले अक्सर इस इलाके पर हमला करते हैं, फसलें लूटते हैं और गुलाम बना ले जाते हैं। इस दीवार पर जो गड्ढे दिख रहे हैं वो जंगली कबीलों के तीरों की वजह से है। लंबे समय तक ऑब्जर्वेशन करने पर मोग फैमिली के स्पाइस को पता चला कि जंगली कबीले के तीरों में एक अजीब ऑरा होती है। इसी वजह से उनके तीर दीवारों को आसानी से तोड़ देते हैं। इसी हमले में एडोल्फ का मैजिकल आर्मर भी टूट गया था और उसे तीर का घाव भी लगा। इससे उसका अहंकार इतना टूट गया कि वो आज तक इस सदमे से बाहर नहीं आ पाया है। ये सुनकर मुझे अपने पिता के चेहरे पर का निशान याद आ गया। उन्होंने मुझे चेतावनी दी थी कि जंगली कबीले पहले के मुकाबले 10 गुना ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। उनमें कई टैलेंटेड नए लोग भी पैदा हुए हैं। तभी मोग फैमिली का एक सैनिक आकर रिपोर्ट देता है, 2-2.5 मिनट पहले फ्रंट लाइन पर एक जंगली कबीले का स्पाई पकड़ा गया है। जब हमने उसे देखा तो मैंने तुरंत पहचान लिया कि वो लोक कबीले का सदस्य है, पर वो लोग बहुत क्रूर हैं। उन्होंने खुद पर ही एक कर्स डाल रखा है। इस वजह से मोग फैमिली की मेमोरी पढ़ने वाली मैजिक भी काम नहीं कर पा रही थी। फिर केम ने गुस्से में उसे पूछा, तुम लोग इतने कायर और घटिया लोग हो, पिछले हफ्ते जिस गांव पर तुमने हमला किया था उसमें से तुमने कितने लोगों को अगवा किया है? केम इतना गुस्से में इसलिए थी क्योंकि उन अगवा किए गए लोगों में उसकी सबसे प्यारी छोटी बहन भी थी। पर दिक्कत ये थी कि जो लोग जंगली कबीले की भाषा समझते थे वो सब भी अगवा हो चुके थे। इसलिए केम को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो स्पाई क्या बोल रहा है। मैंने केम को बताया कि मैंने बचपन में जंगली कबीले की बेसिक लैंग्वेज पढ़ी थी, इसलिए मैं इंटरोगेशन करूंगा। पर जब मैंने केम का सवाल दोबारा उस स्पाई से पूछा तो जंगली कबीले के आदमी के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। फिर वो बार बार एक ही शब्द दोहराने लगा, मार डाला गया। हालांकि नतीजा बहुत दुखद था, पर मैंने वही बात केम को बता दी। मर गए शब्द सुनते ही केम अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाई। एक चमकदार सुनहरी रोशनी चमकी और उस जंगली कबीले के स्पाई को दिल में तीर मारकर आग में जलाकर वहीं पर मार दिया गया। केम की आंखों में मौत की झलक दिख रही थी। उसने कसम खाई कि वो हर जंगली कबीले के सदस्य को खत्म कर देगी। ये सब करने के बाद केम वहां से बाहर चली गई। जब मैं उसके पीछे पीछे गया तो देखा कि वो बाहर जाकर रो रही थी। वो नहीं चाहती थी कि जंगली कबीले के लोग उसे इस हालत में देखें। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि बहुत ज्यादा परेशान ना हो, पर केम ने बताया कि उसकी जो बहन मारी गई वो बचपन से उसके साथ खेलती बड़ी हुई थी। उसने तो हत्या देखी भी नहीं थी। उसकी मौत इतनी बेरहम नहीं होनी चाहिए थी। तभी केम ने मुझसे पूछा, क्योंकि उसे लगा कि मैंने
जंगली कबीले की भाषा में कुछ और भी सुना था। मैंने भी अब छिपाना ठीक नहीं समझा। मैंने बताया उस जंगली कबीले के आदमी ने सिर्फ मार डाला ही नहीं कहा था, उसने ये भी कहा था कि जिन लोगों को उन्होंने पकड़ा था उन्हें खा लिया गया है। ये सुनकर केम फिर से रोने लगी। इस बार वो बिल्कुल बेकाबू होकर रोई और उससे पहले केम अपनी बहन की मौत के दुख में रो रही थी। उसे लग रहा था कि वो दुनिया की सबसे बेकार बड़ी बहन है। पर मेरे कुछ साधारण शब्दों से तसल्ली पाकर केम ने जल्दी ही अपना मूड ठीक कर लिया और उसने कसम खाई कि वो अभी प्लान बनाकर जंगली कबीलों पर हमला करेगी। तभी एक बहुत तेज आवाज वाली घंटी बजी। इससे केम का चेहरा गंभीर हो गया क्योंकि वो जानती थी कि ये घंटी बजने का मतलब है कि जंगली कबीले शहर के पास आ गए हैं। इसी समय एक पहाड़ी के ऊपर एक तीरंदाज ने अपना धनुष ताना। उसने अपनी जादुई शक्ति को तीर में भरा और कई किलोमीटर दूर शहर की दीवार पर निशाना साधा। जैसे ही उसने तीर छोड़ा वो एक तोप के गोले की तरह आगे बढ़ा और दीवार पर खड़े सैनिकों को निशाना बनाया। जब तक उन्हें खतरे का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तीर ने न सिर्फ 2 सैनिकों को मार गिराया बल्कि दीवार के एक हिस्से को भी तबाह कर दिया। फिर उनकी लीडर एक औरत ने हमले का आदेश दिया। उसके सैनिकों ने विशाल भेड़ियों पर सवार होकर निर्दोष ग्रामीणों को मारना शुरू कर दिया और उनकी औरतों ने रस्सियां लेकर स्वस्थ आदमियों को पकड़ना शुरू कर दिया ताकि उन्हें वापस ले जाकर प्रजनन की मशीन बना सकें। इतना बड़ा हंगामा सुनकर मैं जल्दी ही वहां पहुंच गया। तभी 2 जादुई रस्सियां अचानक मेरी तरफ आईं और मेरी गर्दन में फंस गईं। मैंने ऊपर देखा तो सामने 2 जंगली कबीले की औरतें खड़ी थीं। उनकी बातचीत सुनकर लग रहा था कि वो अपने कबीले के लिए पति ढूंढने का काम कर रही हैं। लगता था कि वो कोई और गुप्त योजना बना रही हैं, पर मैं उन्हें इतनी आसानी से सफल नहीं होने दे सकता था। अचानक मैंने रस्सियों को पकड़ा और उन दोनों को हवा में उछालकर जमीन पर पटक दिया। ये देखकर 2 जंगली कबीले के पुरुष सैनिक हैरान रह गए, पर उन्होंने जल्दी ही खुद को संभाला और हमले के लिए तैयार हो गए। उन्होंने मेरी तरफ तीर चलाया। इस समय मेरा दिल उन्हें मारने का नहीं था, मैंने बस अपनी तलवार से उनके हमलों को रोका। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ आने से पहले ह्यूगो ने मुझे बहुत समझाया था। उसने कहा था कि जब तक बास्करविल की मुख्य सेना नहीं आ जाती मुझे युद्ध की शुरुआत नहीं करनी है। पर जैसे ही मैं ये सोच रहा था मेरे सामने अचानक एक बड़ी आग की लपट नीचे आई और उन 2 जंगली कबीले के सैनिकों को जलाकर राख कर दिया। सोचने की जरूरत नहीं थी कि ये कौन है। बस इस समय केम का मूड बहुत खराब था। जब उसने देखा कि मैं जंगली कबीले के लोगों को नहीं मार रहा हूँ तो उसने अपनी पूरी जादुई शक्ति छोड़ दी। उसने वर्जित जादू का मंत्र चलाया। उसने ऐलान किया कि चाहे ये पूरी जगह जलकर राख हो जाए पर वो हर जंगली कबीले के सदस्य को खत्म करके रहेगी। फिर केम ने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा कि मैं बास्करविल फैमिली का सबसे बेस्ट ग्रेजुएट होने के लायक नहीं हूँ। पर मैंने उसे समझाया कि लीडर ने मुझे आदेश दिया है, जब तक मुख्य सेना नहीं आती मैं कोई कार्रवाई नहीं ले सकता। मेरी ये बात केम पर बहुत भारी पड़ी। उसने गुस्से में कहा, तुम आज भी उस बेकार बास्करविल फैमिली के आदेशों का पालन करने वाले हो, तो अब मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं अकेले ही इन जंगली कबीलों को खत्म कर दूंगी। इस समय तक गुस्से ने केम की सोचने की शक्ति को पूरी तरह काबू कर लिया था। वो बिना सोचे समझे दुश्मनों पर हमला करने लगी। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उसके हमलों का क्या नतीजा होगा। पर हैरानी की बात यह थी कि गुस्से ने केम के हमलों की ताकत को और बढ़ा दिया था। मुझे लगने लगा था कि ये पूरी जमीन जलकर राख हो जाएगी। तभी एक छिपे हुए दुश्मन ने पीछे से हमला किया। एक सुई केम की गर्दन में लगी। खैर ये जहर वाली सुई नहीं थी बल्कि एक ऐसी सुई थी जो उसे चक्कर आने देगी। जैसे ही मैंने केम को बचाने की कोशिश की एक दूसरे जंगली कबीले के सैनिक ने मेरी तरफ पीछे से एक जाल फेंका। भाग्य से मेरी प्रतिक्रिया की गति अच्छी थी और मैंने उसकी चाल को समझ लिया। फिर मैंने केम से कहा, चलो हम यहाँ से पीछे हटते हैं। केम ने गुस्से में जवाब दिया, क्या हम ये जगह उन्हें इसी तरह दे दें? क्या तुम्हारे लिए लड़ने के लिए बास्करविल की सेना का आना जरूरी है? मैं आज किसी भी हालत में पीछे नहीं हटूंगी। मुझे अपनी बहन का बदला लेना है। पर जैसे ही मैंने केम को जबरदस्ती वहाँ से ले जाने की कोशिश की मेरे पीछे एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा की लहर महसूस हुई। मैंने जल्दी से झुककर उस हमले से बचाव किया। जब मैंने हमला करने वाले का चेहरा देखा तो पहचाना कि ये वही जंगली कबीले की प्रतिभाशाली लड़की है जिसका जिक्र केम ने किया था। इसी बीच एक जंगली कबीले के सैनिक ने मेरा ध्यान भटकते ही केम को उठाकर भागने में सफलता पाली। अब मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। सब कुछ बुरी तरफ ही जा रहा था। हालांकि ये केम की नियति का एक हिस्सा था। मेरी पिछली जिंदगी में भी उसे जंगली कबीलों ने ही उठाया था और जेल में डाल दिया था। पर असल में ज्यादा समय नहीं बीता था कि उसने जंगली कबीलों की जेल को तबाह कर दिया और एक असली जादुई रानी में बदल गई थी। तभी वो प्रतिभाशाली लड़की हवा में उछली और बगल से मुझ पर हमला किया। सच कहूं तो इस स्तर के हमले से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इतना तो सच है कि सिर्फ एक साधारण लकड़ी के धनुष से इतना शक्तिशाली हमला करना मेरी नसों को तनाव से भरने के लिए काफी था। उस लड़की ने मुझे सोचने का मौका भी नहीं दिया। उसने फिर से मुक्का मारा। मैंने फिर से उससे बचाव किया, पर यह सब एक चाल थी। असली हमला तो उसका पेट पर लगी लात थी। उसके लात की ताकत ने मुझे लगभग 10 मीटर पीछे धकेल दिया। लगता था कि मैं एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी के सामने था। जैसे ही मैंने गंभीर होकर लड़ने की तैयारी की, उस प्रतिभाशाली लड़की ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने मुझे हैरान कर दिया। उसने अपनी ओर इशारा किया और साफ इंसानी भाषा में कहा, हम फिर मिलेंगे। तभी जंगली कबीले की प्रतिभाशाली लड़की ने अपना लकड़ी का धनुष उठाया और मेरी तरफ दौड़ी। मुझे लगा था कि वो सिर्फ लंबी दूरी के हमलों में माहिर है, पर उसकी नजदीकी लड़ाई के कौशल भी बहुत शक्तिशाली थे। पर सबसे ज्यादा सदमे की बात यह थी कि उस प्रतिभाशाली लड़की ने इंसानी भाषा बोली और कहा कि ये मेरी उससे दूसरी मुलाकात है। तभी मेरे दिमाग में एक याद कौंध गई। मुझे समझ आया कि जिस गुलामों के सौदे से मैंने सालों पहले एक लड़की को बचाया था, वो ही
अभी आज जंगली कबीले की ये नई प्रतिभाशाली लड़की है। मैंने गंभीरता से उससे पूछा, तो ये है वो तरीका जिससे तुम अपने रक्षक का बदला चुकाती हो? उस लड़की आइए ने जवाब दिया कि ये सब मेरे साथ नहीं बल्कि मोग फैमिली के साथ था। उस फैमिली की वजह से ही वो गुलाम बनने से बची थी और आज वो बदला लेने आई है और तबाही फैलाएगी। ये कहकर आइए अपने सफेद भेड़िए पर सवार हो गई। उसने मुझे बताया कि उसका बदला लेने का मिशन पूरा हो चुका है, पर उसने ये भी कहा कि जिस मोग फैमिली की लड़की केम को उठाया गया है वो उसके लोगों ने नहीं किया है। अगर मैं केम को बचाना चाहता हूँ तो मुझे अभी उसके साथ चलना होगा। इसी बीच इस खबर को सुनकर एडोल्फ अपने सैनिकों के साथ वहाँ पहुंचा, पर बहुत देर हो चुकी थी। केम को एक पुरुष जंगली कबीले सैनिक उठाकर रेड रेनबो लैंड्स की तरफ भाग चुका था। जब एडोल्फ ने देखा कि बचे हुए जंगली कबीले भागने की कोशिश कर रहे हैं तो उसने एक वर्जित जादू का मंत्र चलाया। जैसे ही उसकी जादू जमीन से टकराई, एक शक्तिशाली धमाके ने जमीन के एक बड़े हिस्से को उड़ा दिया। पर फिर भी जंगली कबीलों के भेड़िए इतने तेज और फुर्तीले थे कि वो एडोल्फ के हमलों से आसानी से बच गए। वो टूटी हुई दीवार के ऊपर से कूदकर भागने में सफल रहे। एडोल्फ के सैनिकों ने उनके भागने के रास्ते को देखकर रिपोर्ट दिया। जंगली कबीले स्कारलेट ब्लैकलैंड्स की तरफ भाग रहे थे, जो कि एक वर्जित और खतरनाक इलाका माना जाता था। ये सुनकर एडोल्फ हैरान रह गया। उसने कहा, वहाँ तो हर तरह के अनजान खतरे हैं। वहाँ बिना सोचे समझे जाना आत्महत्या जैसा है। अगर पूरी सेना न भी मरे तो भारी नुकसान तो होंगे ही। साथ ही उसने अपनी ताकत पर भी शक करना शुरू कर दिया। क्या मेरी प्यारी भतीजी को पकड़ लिए जाने पर मैं एडोल्फ कुछ भी नहीं कर सकता? मैंने समझाया, अगर अभी पीछा किया जाए तो समय है। यहाँ से जंगली कबीले के मेन कैंप तक पहुँचने में कम से कम 2.5 दिन लगेंगे। और मैंने एडोल्फ को यह भी बताया, मैं तुम्हारा गाइड बन सकता हूँ। मैं बचपन में अक्सर उस फॉरबिडन इलाके में दैत्यों का शिकार करने जाया करता था। हालांकि ये सब मेरे रिबर्थ की वजह से था। ये सुनते ही एडोल्फ ने मुझे तुरंत एक्शन लेने को कहा। तभी उसके पीछे खड़े एक सोल्जर ने फिर से उसे रोकने की कोशिश की। हमारी मौजूदा मिलिट्री पावर के साथ फॉरबिडन इलाके में जाना आत्महत्या है। पर उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एडोल्फ ने उसे रोक दिया और गुस्से में चिल्लाया, ये मेरी सबसे प्यारी भतीजी है। अगर किसी की जाने की हिम्मत नहीं है तो जाने की जरूरत नहीं है। चाहे मिशन सफल हो या फेल, मैं किसी को दोष नहीं दूंगा। अब मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मैं आखिरी उम्मीद अपनी भतीजी के फियांसे पर ही लगा सकता हूँ। कुछ समय बाद हम स्कारलेट ब्लैकलैंड्स के फॉरबिडन इलाके की बॉर्डर पर पहुंच गए। ये जगह भी बुस्कविल फैमिली के एरिया में आती थी, पर रात होते ही यहाँ खून के प्यासे दैत्यों की भरमार हो जाती थी। इसे देखकर एडोल्फ पूरी तरह शॉक में आ गया। आखिरकार उसे अपने परिवार और बुस्कविल फैमिली के बीच का फर्क समझ आ गया। सिर्फ हिम्मत के मामले में ही उसका परिवार पूरी तरह हार चुका था, क्योंकि उसके साथ आने वाले सभी लोग बुस्कविल फैमिली के थे और मैं पूरी टीम का लीडर बनकर आगे आगे चल रहा था। जो भी दैत्य हमारे रास्ते में आता, मैं उसे अपनी तलवार से सेकंडों में खत्म कर देता। जल्दी ही 2.5 घंटे बीत गए और हम जंगली कबीले के ग्रुप तक पहुंच गए। हमने उनके टेम्परेरी कैंप का पता लगा लिया, जहां वो आराम कर रहे थे। मैंने अपने पिछले जन्म के एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए सबको चेतावनी दी, जंगली कबीले जब आराम करते हैं तो अपने कैंप के 8 मीटर के दायरे में सूखे पत्ते बिछा देते हैं ताकि दुश्मन चुपके से अटैक न कर सके। इसलिए हमें मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एडोल्फ ने मेरे पैरों के आसपास मैजिक का इस्तेमाल किया। उसके लिए ये लो लेवल मैजिक थी, पर यहाँ ये बिल्कुल सही जगह यूज हुई। इससे हमारे चलने की आवाज पूरी तरह खत्म हो गई। एडोल्फ ने कहा, अब आगे का काम मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम्हें इसमें इंटरफियर करने की जरूरत नहीं है। इसी बीच आगे के कैंप में काम जंगली कबीले के लोगों को गालियां दे रहा था। वो चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे कबीले को जलाकर राख कर दूंगा। पर चाहे वो कितना भी चिल्लाए, गार्ड्स उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। वजह साफ थी, हर कोई आय की तरह इंसानी भाषा नहीं समझता था। जब उसकी धमकियां काम नहीं आई तो काम उदास हो गया। अब वो बस अपने अंकल के आने की दुआ कर सकता था। तभी वही जंगली कबीले का सोल्जर जिसने उसे पकड़ा था, आरोन, वहां आया। उसने काम के शरीर को घूर कर देखना शुरू किया, ये सोचकर कि उसे भविष्य में ब्रीडिंग मशीन बनाया जाएगा। उसे ये भी पता था कि काम का जेनेटिक मटेरियल बहुत पावरफुल है। ये देखकर काम ने उसे डांटा, मेरी तरफ देखना बंद करो। पर आरोन उसकी बात समझ नहीं पाया। उसे बस इतना समझ आया कि काम की आंखों में गुस्सा है। आरोन ने अचानक काम का चेहरा पकड़ लिया। फिर उसने एक एरो निकाला ताकि अपने फ्यूचर स्लेव को रिबेलियन की सजा दे सके। तभी आये वहां आ गई और गुस्से से बोली, मेरे स्लेव से दूर रहो। अपना शिकार छिनता देख एरन को गुस्सा आ गया। उसने कहा, आय, तुम मेरी कमांडर हो, ये सच है, पर ये मॉग फैमिली की लड़की मैंने खुद पकड़ी है। आय ने तुरंत जवाब दिया, तुमने पकड़ी, तुम्हें अपनी कैपेबिलिटी का अंदाजा भी है। अगर मेरी पैरालिसिस नीडल नहीं होती, अगर मैंने उस तलवार वाले लड़के को नहीं रोका होता, तो क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम आसानी से भाग पाते? पर एरन फिर भी अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं था। आय ने अब और बहस नहीं की। उसकी दोनों मुट्ठियों से नीली फ्लेम्स निकलने लगी। अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो आओ 1-on-1 फाइट करते हैं। जो जीतेगा ये स्लेव उसका होगा। इस ताकत को देखकर एरन के पसीने छूट गए। उसने तुरंत हाथ हिलाकर माफी मांगी और कहा कि वो स्लेव नहीं चाहता। अब कमांडर जो चाहे करे। लगता था कि ये लड़ाई आय जीत चुकी थी। काम ने कुछ कहना चाहा, पर आय ने उसकी छाती पर एक जोरदार लात मार दी। मुझे तुम्हारे मॉग फैमिली ने स्लेव बनाया था। अगर किस्मत ने मुझ पर थोड़ी सी दया नहीं दिखाई होती तो मैं कभी इस स्लेवरी से नहीं बच पाती। पर तुम इतनी लकी नहीं हो। मैं खुद तुम्हें कंट्रोल करूंगी। तुम्हारा रोज का काम मेरे पैरों की उंगलियां चाटना होगा। तभी आय के
पीछे एक जोरदार धमाका हुआ। जब तक वो रिएक्ट करती तब तक उसके कई सोल्जर घायल हो चुके थे और इतने लोगों को एक ही पल में मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मॉग फैमिली का हेड एडोल्फ था। तुम सभी लो लेवल कायर जंगली कबीले वालों, मैं तुम्हें आखिरी 3 सेकंड देता हूँ, मेरी भतीजी को छोड़ दो, नहीं तो मेरी फायर मैजिक से कोई नहीं बचेगा। अभी अभी एडोल्फ ने जंगली कबीले के टेम्पोररी कैंप पर सक्सेसफुल सरप्राइज अटैक किया था। उसने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि सारे एनिमीज को खत्म कर दो। जब उसने देखा कि 2 दुश्मन जायंट वुल्व्स पर बैठकर भागने की कोशिश कर रहे हैं तो एडोल्फ चिल्लाया, आज कोई भी नहीं बचेगा। इसी बीच मैं चुपके से उस पेड़ के पास पहुंच गया जहां काम बंधी हुई थी। मैंने उसे चुप रहो का इशारा किया, पर जैसे ही मैंने काम की रस्सियां काटी वो एक्साइटेड होकर पूछ बैठी, क्या तुम मुझे बचाने आए हो? आखिरकार मेरा स्टेल्थ मूव पकड़ लिया गया, पर आए को पहले से ही पता था कि मैं आऊंगा। उसने मेरा लंबा सफर तय करने के बाद भी न थकने वाला शरीर और अपने प्रिय को बचाने के लिए जान जोखिम में डालने का फैसला देखकर कहा, तुम क्वालिफाइड हो। उसने मुझे क्वालिफाइड का टैग दे दिया। मैं हैरान रह गया, मुझे समझ नहीं आया कि उसका मतलब क्या है, पर काम उसके इरादे को समझ गई। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकरा गईं। वहीं मैं सोच रहा था कि आये से कैसे लड़ूं अपनी असली ताकत छुपाते हुए। हालांकि उसने अपने पिता यूहू और एडोल्फ को घायल किया था, पर मेरी पिछले जन्म की यादों में जंगली कबीलों में आये नाम का कोई नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि यूहू की नाक का निशान जानबूझकर लगवाया गया था। मैंने सोचा, क्या ये वही जीनियस आर्चर नाइट टाइगर है जिससे मैं पिछले जन्म में मिला था? पर ए अभी बहुत छोटी है और उसकी स्किल्स पूरी तरह डेवलप्ड नहीं है। क्या वो नाइट टाइगर के ब्लड लाइन से है? तभी एक ब्लाइंड स्पॉट से एक मैजिकल ट्यूब ने काम पर निशाना साधा। जैसे ही पॉइजन नीडल काम की तरफ आई, मैंने तुरंत रिएक्ट करके अपने हाथ से उसे ब्लॉक कर लिया। असल में मुझे अटैकर की पोजीशन पहले से पता थी। चीजें खराब होती देख मैंने काम से कहा, मैं तुम्हें अभी एडोल्फ के पास ले जाता हूँ। फिर मैं उसे लेकर तेज रफ्तार से वहां से भागने लगा। आय ने सिर खुजलाते हुए कहा, यह थोड़ा मुश्किल हो गया है। उसे लगा था कि मैं चुपचाप उसके साथ चला आऊंगा। लगता है सॉफ्ट अप्रोच फेल हो गई, अब हार्ड अप्रोच लेना पड़ेगा। तभी रास्ते में खड़े 2 जंगली कबीले के आर्चर्स ने हम पर हमला किया, पर इस लेवल के हमले से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने बस अपनी तलवार निकाली और आराम से उनके पावरफुल अटैक्स को ब्लॉक कर लिया। पर मुझे नहीं पता था कि जब मैं रिलैक्स था तब आय ने अपना बो तान लिया था। मुझे वापस ले जाने के लिए उसे लिमिटेड टाइम में काम को हटाना होगा। अचानक एक ताकतवर एरो हवा में तेजी से बढ़ी। जब तक मुझे खतरे का एहसास हुआ तब तक एरो बहुत पास आ चुकी थी। किस्मत से एडोल्फ वहां आ गया। उसने वाइड रेंज आइस मैजिक का इस्तेमाल करके काम की जान बचा ली। जब उसे पता चला कि उसकी भतीजी को गंभीर पॉइजन लग चुका है तो उसने तुरंत हीलिंग मैजिक चलानी शुरू की, पर ये एक रेयर टाइप की पैरालिसिस एनर्जी थी। एडोल्फ जो कि प्रीस्ट नहीं था, इसका इलाज नहीं जानता था, इसलिए उसने फैसला किया कि वो काम को तुरंत स्टार फैमिली के वासु के पास ले जाएगा। पर अगले ही पल काम ने अपने अंकल को हीलिंग करते हुए धक्का दे दिया। फिर वो कूदकर मुझसे लिपट गई और बोली, तुमने फिर से मेरी जान बचाई। इसे देखकर एडोल्फ शॉक हो गया। वो रोते हुए बोला, मैं भी तुम्हारे लिए बहुत सीरियस हूँ। काम ने तुरंत डांटा, अंकल आप इतनी बड़ी उम्र में ऐसे चीजी लव डायलॉग्स कैसे बोल सकते हो? घर जाकर मैं मम्मी को जरूर बताऊंगी। तभी एक रस्सी अचानक आकर मेरी गर्दन में फंस गई। सोचने की जरूरत नहीं थी कि ये कौन है, पर आय ने जो अगली बात कही उसने मुझे हैरान कर दिया। उसने कहा, बहुत कम टाइम बचा है, अगर तुम अभी मेरे साथ चलोगे तो तुम्हारी जान बच जाएगी। पर उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि एक डरावनी आवाज गूंजी। ग्रे आसमान बैंगनी हो गया। आय के पसीने छूट गए। उसे पता था कि टाइम कम है, पर इतना जल्दी आ जाएगा ये उसने नहीं सोचा था। इसी समय मेरे दाहिने हाथ में छिपा तोटी जोर से कांपने लगा। वो लगातार खतरे का सिग्नल दे रहा था। तभी एक विशाल नुकीला कांटा जमीन से बाहर निकला। छोटे दैत्य देखकर जंगली कबीले के लोग चिल्लाने लगे, मॉन्स्टर आ गया। जैसे ही काम ने सोचा ये कहां से आया, वो कांटा 8 हिस्सों में बंट गया और जमीन में धंस गया। एडोल्फ ने तुरंत समझ लिया कि ये बहुत खतरनाक है। वो तुरंत काम के सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने भी उन 8 कांटों को देखकर डिफेंसिव पोजीशन ले ली। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ उससे मिलूंगा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमला करने वाला एस रैंक बॉस 8 क्लॉड जायंट हॉग अगथाइन है। एक बुजुर्ग की तरह एडोल्फ ने तुरंत मेरे और काम के सामने खड़े होकर डिफेंस लिया। पर जैसे ही जायंट हॉग ने एक डरावनी रोर मारी, काम डर के मारे चीख पड़ी। मैंने तुरंत उसका मुंह ढक दिया। क्योंकि जायंट हॉग बहुत कम रोशनी वाली जगहों पर रहता है, इसलिए उसकी आईसाइट लगभग बेकार है। उसकी जगह उसकी हियरिंग और सेंसिंग एबिलिटीज बेहद तेज हैं। पर जैसे ही हम सोच रहे थे कि यहाँ से कैसे बचें, जायंट हॉग ने अपना मुंह खोला और हरे रंग का पॉइजन उगल दिया। जैसे ही वो पॉइजन मोटी पेड़ों की डालियों पर गिरा, वो तुरंत गलकर खत्म हो गई। इसका पॉइजन बेहद पावरफुल था। मैंने अपनी एजिलिटी का इस्तेमाल करके पॉइजन ड्रॉपलेट से बचाव किया। एडोल्फ ने मैजिक बैरियर बनाकर काम को बचाया, पर एरन ने सिर्फ 2.5 सेकंड की देरी की और उसके लंबे बाल पॉइजन की चपेट में आकर तुरंत गल गए। एरन गुस्से में दांत
हाथ पीसते हुए जमीन पर मुक्के मारने लगा। इसे देखकर आय ने उसे डांटा, तुम सच में इडियट हो। तुम्हें पता है जायंट हॉग की हीरिंग कितनी तेज है, फिर भी तुम इतनी आवाज कर रहे हो। आय की बात खत्म होते ही जायंट हॉग ने अपना शरीर घुमाया और आय पर हमला करने की तैयारी की। आय ने तुरंत अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि वो अपने माउंट्स वुल्व्स पर बैठकर जंगल के अंदर भाग जाए। पर इसी डिटेल की वजह से जायंट हॉग ने अपना टारगेट बदलकर एडोल्फ और उसके ग्रुप पर कर लिया। उनका भागने का रास्ता पेड़ों से खाली था, पूरी तरह ओपन ग्राउंड। जब उन्हें समझ आया कि वो जायंट हॉग से नहीं बच पाएंगे तो एक मॉग फैमिली के मेज ने अपने हाथों में फायर मैजिक तैयार की। अपने शिकार के एक्सपीरियंस से उसे पता था कि ये बीस्ट टाइप मॉन्स्टर्स की वीकनेस है। उसने एक पावरफुल फायर अटैक किया जो सीधे मॉन्स्टर पर लगा और जोरदार एक्सप्लोजन हुआ। ये देखकर वो मेज और उसका साथी खुश हो गए। ये अटैक बहुत इफेक्टिव था, पर उन्होंने लेवल डिफरेंस पर ध्यान नहीं दिया। भले ही आग उसकी वीकनेस हो, पर उनका लो डैमेज अटैक उसे गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। अगले ही पल जायंट हॉग के तेज पंजों ने उन दोनों के शरीर चीर दिए। भले ही उनकी आंखों में पछतावे के आंसू थे, पर वो लीडर एडल्फ के अंतिम आदेश से बच नहीं पाए। अब एडल्फ के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसे जायंट हॉग को रोकने का तरीका ढूंढना था। पर काम की बिगड़ती हालत ने उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी। तभी मुझे एक आइडिया आया। मैंने अचानक रुककर ब्रेक लगाया। एडोल्फ ने पूछा, तुम क्या करने वाले हो? मैंने गंभीरता से कहा, अगर हम बिना लड़े भागते रहे तो सब जायंट हॉग के हाथों मारे जाएंगे। किसी एक को आगे आकर उसे टेम्पोरेरी रोकना होगा। एडोल्फ कुछ कहता उससे पहले ही मैंने उससे सवाल किया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम एस रैंक मॉन्स्टर का सामना कर सकते हो? अगर नहीं तो तुम भागते रहो। आगे बुस्कविल फैमिली की जमीन है, हम उसे वहां कदम नहीं रखने दे सकते, नहीं तो अंजाम बहुत भयानक होगा। इस टास्क को पूरा करने की कैपेबिलिटी सिर्फ मेरे पास है और ये मुझे ही करना होगा। साथ ही मैंने एडोल्फ को चॉइस दी, या तो भागो या मेरे साथ लड़ो। पर काम की हालत तेजी से बिगड़ रही थी, इसलिए एडोल्फ को उसे खुद इलाज के लिए ले जाना पड़ा। आखिरकार उसने फैसला लिया, मैं उस टाइम को वेस्ट नहीं करूंगा जो तुम हमारे लिए क्रिएट कर रहे हो। ये देखकर काम जोर जोर से रोने लगी। वो चिल्लाई, तुम्हें सुरक्षित लौटना होगा, मुझे मिलना होगा। मैं थोड़ा परेशान हो गया। मैंने बस एक झूठ बोला था और सबने उसे सच मान लिया। असल में अगर जायंट हॉग बुस्कविल एरिया में घुस जाता तो मॉग और बुस्कविल की कंबाइंड आर्मी भी उसे नहीं रोक पाती। पर ये मेरे लिए परफेक्ट चांस था अपने पिता यूगो की नजरों से दूर होने का। अगर मैं इस लड़ाई में मरने की एक्टिंग कर पाता तो मुझे 10वां सोर्ड लेवल तक ब्रेक थ्रू करने का टाइम मिल जाता। जब मैं पूरी तरह स्किल्ड हो जाऊंगा तो यूगो मुझ पर कंट्रोल नहीं रख पाएगा, या फिर मैं अपनी स्किल्स और इम्प्रूव करके अपनी असली ताकत छुपाकर बुस्कविल फैमिली में वापस आ सकता था। इस समय मेरे दाहिने हाथ में छिपा टाउटी बेहद भूखा और एक्साइटेड था। इसी बीच 8 क्लॉड जायंट हॉग मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। इस पल मैंने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिसमें शामिल थे 1 रिवर स्टिक से मिली स्टील बॉडी, 2 बुस्कविल फैमिली की 5th सोर्ड टेक्निक, 3 और सबसे अहम डीमन किंग टाउटी की तलवार। फिर मैं धुंध बनकर सीधे जायंट हॉग के ऊपर पहुंच गया। उसे भी एक डरावनी डिमोनिक प्रेजेंस का एहसास हुआ, पर मैं उसे कोई मौका देने वाला नहीं था। मेरी ताउटी सोर्ड से डरावनी मैजिकल एनर्जी निकली। मैंने सीधे जायंट हॉग के सिर पर फुल पावर से हमला किया। अपने पिछले जन्म के रिवेंज प्लान को पूरा करने के लिए मैं ये मौका गंवाने वाला नहीं था। जब जायंट हॉग के पंजों के टूटने की आवाज आई तो मैंने अपनी लिमिट पार करके उसका फाइनल डिफेंस तोड़ दिया। उसके मुंह से खून की धार बहने लगी और मेरे हमले से एक विशाल लाल एनर्जी बीम निकली जो पूरे जंगल में फैल गई। ये सीन काम के दिल पर बहुत गहरा असर छोड़ गया और उसकी बेबस चीख कि वो मेरी मदद नहीं कर पा रही थी। जब मैंने फिर से आंखें खोली तो खुद को एक अजीब जगह पर पाया। मुझे नहीं पता था कि मैं कितने दिनों तक बेहोश रहा। क्या मैं उस लड़ाई में बच गया था? तभी मुझे जायंट हॉग से लड़ाई याद आई। अगर उन 2.5 सेकंड में एक्सप्लोजन की तेज रोशनी ने उसे डरा नहीं दिया होता तो शायद मैं उसे हरा नहीं पाता और मर जाता। मैंने उसकी ताकत को कम आंका था। उसकी अटैक पावर इस समय मेरे लिए नाइटमेयर थी। इस वक्त मेरी मांसपेशियां, हड्डियां, नसें सब दर्द में थीं, पर मेरी गर्दन में बंधी इस रस्सी के बारे में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या इसी रस्सी ने मेरी जान बचाई थी? अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने प्लान के मुताबिक युगो से दूर हो जाऊंगा और मुझे चिंता नहीं थी क्योंकि मेरी मौत के सबूत काम और बाकी लोग मौजूद थे। पर जैसे ही मैं सिंपल टेंट से बाहर निकला मुझे समझ आ गया कि मैं जंगली कबीले के कैंप में था। लगता है किसी दुश्मन ने मुझे अनकॉन्शियस हालत में उठा लिया था। उसी समय मेरे पीछे से एक जंगली कबीले की औरत 4 स्लेव्स को रस्सी से बांध कर ले जा रही थी, शायद पनिशमेंट देने के लिए। मैंने पहचाना वो चारों बुस्कविल फैमिली के लो लेवल सोल्जर्स थे, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ अलग बिहेवियर क्यों हो रहा है। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी। वो वही एरन था जो काम पर हमला करना चाहता था। मुझे होश में देख उसने कहा, अपने लोगों को मरते देख कैसा लग रहा है? मुझे लगता है तुम हेल्पलेस और दर्द में होगे। आखिरकार इस इंजर्ड बॉडी से तुम कुछ कर भी नहीं सकते, पर तुम्हें थैंकफुल होना चाहिए कि तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें बचा लिया, नहीं तो तुम भी उन 4 स्लेव्स जैसे होते। पर उसकी अगली बात ने मुझे पूरी तरह भड़का दिया। उसने कहा, तुम सिर्फ कमांडर का पालतू कुत्ता हो। इस पल मुझे पिछले जन्म की याद आ गई जब युगो ने मुझे कंट्रोल किया था। इस जिंदगी में
चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, मैं वही गलती दोबारा नहीं करूंगा। मेरी किलिंग इंटेंट बाहर निकल आई। एरन को ऐसा लगा जैसे मौत खुद उसके सामने खड़ी हो, और उसे जल्दी समझ आ गया कि मैं अभी कमजोर हूँ। उसने मुक्का उठाया और मेरे चेहरे पर जोरदार पंच मारा। फिर उसने कहा, अब इस रस्सी को फॉलो करो और अपने मास्टर के पास जाओ, वो तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ये कहकर एरन वहां से चला गया। अच्छे इंसान को बदला लेने में 10 साल भी देर नहीं लगती। जब मेरा शरीर पूरी तरह रिकवर हो जाएगा तो इस कुत्ते का बदला मैं 2 गुना लूंगा। मैंने एरन की बात मानी और रस्सी को फॉलो किया। जब उसके अंत पर पहुंचा तो मैं चौंक गया। वहां मेरा तथाकथित मास्टर कोई और नहीं बल्कि आय थी। वो नदी में नहा रही थी। मुझे समझ नहीं आया क्या कहूं। तभी आय चिल्लाई, नीचे झुक जाओ। उसने रस्सी खींची और मुझे जमीन पर गिरा दिया। अगले ही पल एक एरो उड़कर मेरे सामने पेड़ में जा धंसी। आय ने कुछ जंगली कबीले के बच्चों को डांटा। तभी मुझे पता चला कि वो मुझे टारगेट प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। लगता है यहाँ रहना आसान नहीं होगा। डांटने के बाद आय ने मेरा धन्यवाद किया कि मैंने अतीत में उसकी जान बचाई थी, और उसने कहा कि उसने मेरी जान 2 बार बचाई है, क्योंकि जंगली कबीले के नियमों में लिखा है एक एहसान का बदला 2 गुना चुकाना होता है, पर एक नफरत का बदला सिर्फ नाकामी होता है। मैंने उलझन में पूछा, तो ये रस्सी तुम्हारे मुझे बचाने का सबूत है? आय बोली, हाँ, अगर ये नहीं होती तो जायंट हॉग तुम्हें एक ही बाइट में खा गया होता। मैंने फिर पूछा, मैं जंगली कबीले का दुश्मन हूँ, मेरे साथ अलग बिहेवियर क्यों? मुझे पनिशमेंट क्यों नहीं मिली? आय मुस्कुराई, क्योंकि तुम बर्स्कविल फैमिली में हाई पोजीशन पर लगते हो। मैं देखना चाहती थी कि तुम्हारे बदले कितने पैसे मिल सकते हैं। मुझे लगा मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। अगर जंगली कबीले ने मेरी रिहाई की डील शुरू कर दी तो मेरी फेक डेथ और सारे प्लान्स फेल हो जाएंगे। तभी आय के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आई। पर बदकिस्मती से अब मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा स्लेव बनो। तो अब मैं तुम्हें स्लेव ट्रेनिंग मैनुअल का पहला स्टेप सिखाऊंगी, और वो है अब से तुम्हें मुझे मास्टर कहकर बुलाना होगा। ये कहकर उसने चाकू से रस्सी का वो हिस्सा काट दिया जो मुझसे बंधा था। पर आय ने सोचा कि मुझे स्लेव बनाने से पहले मुझे एक शख्स से मिलवाना जरूरी है। वो इस एरिया की लीडर थी। ये ऐसा कबीला था जहाँ औरतें ऊपर और मर्द नीचे होते थे। औरतें मेन पावर थीं। वो रोज पावरफुल जीन्स वाले शिकार ढूंढने जाती थीं और उन्हें स्लेव्स बनाकर ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल करती थीं। वहीं मर्द जन्म से ही कमजोर माने जाते थे। उन्हें रोज औरतों से खाने की भीख मांगनी पड़ती थी। यहाँ तक कि सोने के लिए भी उन्हें झूलती खाट मिलती थी। आय ने बताया कि जंगली कबीलों में ये आम बात थी। आखिर कौन सी ताकतवर औरत स्ट्रॉन्ग जेंट्स वाले पार्टनर को